जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 100 प्रश्न को। और सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी के अभी तक 2015 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम कवर कर रहे हैं। और अभी तक 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है और आज इसकी चौथी वीडियो है। इस चौथी वीडियो में जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो में आपको याद होने वाला है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का परिचय। और इसमें से पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। तो भैया डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, लेकिन रिमोट कोई कंप्यूटर का प्रकार नहीं होता है। इसके लिए हमने ट्रिक बताया हेड। आपको हेड याद रखना है, यानी हेड से हो गया, यानी एच से हाइब्रिड कंप्यूटर, ए से एनालॉग कंप्यूटर और डी से डिजिटल कंप्यूटर। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दूसरा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी आप पूछ रहा है कि किस व्यक्ति को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है। कंप्यूटर के जन्मदाता हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन है किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक के बारे में पूछ रहा है, तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, या 1830 के दशक में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को विकसित किया, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत माना जाता है। तो इतने पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वन है, चलिए यहाँ पर पहला टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। आप चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। पांचवा प्रश्न है पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते हैं। जो पारंपरिक कंप्यूटर होते हैं, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते हैं, इसमें सीआरटी मॉनिटर होता है। और सीआरटी का पूर्ण रूप कई बार पूछा एग्जाम में, तो आपको बताना है सीआरटी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैथोड रे ट्यूब होता है। अभी रिसेंटली में जो आईटीआई अनुदेशक का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, सीआरटी का पूर्ण रूप जो है पूछा था। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका कैथोड रे ट्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। देखिए पहली पीढ़ी कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा है, तो इसमें निर्वात ट्यूब यानी निर्वात नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वन है, सातवां क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है। देखिए पहली पीढ़ी जो है यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, लेकिन दूसरी पीढ़ी जो है यह ट्रांजिस्टर पर आधारित है। ट्रांजिस्टर को हिंदी में कहा जाता है प्रथनक। किस पर आधारित है? प्रथनकों पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, 8वें नंबर का है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किया गया था? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस सी एंगलबर्ट ने 1960 के दशक में किया था। परंतु इसका पेटेंट, ठीक है, इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया था। और माउस का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वर्ष 1973 यानी 1973 में जेराक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए पूरी ई बुक से करवा रहे हैं और यह हर एक टॉपिक को यहाँ पर जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इस ई बुक को परचेज नहीं किया है, जिससे हम करवा रहे हैं, इस पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, तो आज ही इस बुक को परचेज करिए। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, इधर उधर आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नंबर एक बार फिर नोट्स कर लीजिए, 9793661506 या व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोनपे नंबर दोनों है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 8 नंबर हो गया, 9 नंबर पर चलते हैं।
भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित यानी इंस्टॉल किया गया था? फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप जब टेस्ट देते होंगे बहुत बार मिलता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ही वर्ष 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता से हुई थी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था उसको हमने कवर कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? जो कैलकुलेटर होता है या डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर काम करता है। ठीक है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो भैया यह प्रत्यूष है। क्या है? प्रत्यूष। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। 12th नंबर पर 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की आई, ठीक है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, उसी प्रकार ये जो पहले 2G चलता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो जी लगा होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जनरेशन। चलते हैं 13 नंबर पर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को, जो कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट है उसको डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है या हाइब्रिड कंप्यूटर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है 14 नंबर का है, 1943 में JW मॉचली और प्रेस्पर इकर्ट के द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को कहा गया? भैया क्या कहा गया था? उसे एनिएक कहा गया था। क्या कहते हैं? उसे एनिएक कहते हैं। बात करें एनिएक के पूर्ण रूप की तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। 1943 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। देखिए अगर इतना क्वेश्चन आप पेन डाउन नहीं करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर की ई बुक परचेज कर लीजिए, और ज़बरदस्त कंटेंट है, इसको बार बार रिवाइज करेंगे, आपका स्कोर आराम से कर जाएंगे। ठीक है, नहीं तो इधर उधर भटकते रहेंगे, मटेरियल आपको जल्दी नहीं मिलेगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1956 से 1963 के बीच देखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर पर, डैश वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? चलिए तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की शुरुआत के बारे में पूछ रहा है कि तृतीय पीढ़ी का जो वर्ष है उसको बताने के लिए कह रहा है 1965 से 1971 के बीच तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का हो गया, 17 नंबर पर चलते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, पुणे। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो एक किसका नियम है? ये मूर का नियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मूर का नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि डैश डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? डिजिटल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिजिटल। 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया परम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, परम। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं, इनपुट और आउटपुट से। तो इनपुट और आउटपुट से जितने प्रश्न अभी तक बने हैं सब कुछ कवर करेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ड, ठीक है, वर्ड के बारे में, अंक के बारे में और कोड को पढ़ता है और उसको प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार करता है? तो भैया वो क्या है? OMR के बारे में ही कह रहा है, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के बारे में कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं 25 नंबर पर। कहाँ था, यहाँ पर 21। अब चलते हैं 22 नंबर पर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। तो भैया किसका प्रयोग करते हैं, प्लाटर का उपयोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े पोस्टर को अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्लाटर के द्वारा प्रिंट होगा। ये छोटे वाले जिराक्स मशीन से थोड़ी ना प्रिंट करेंगे, प्लाटर से ही प्रिंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा उत्पन्न होता है। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। एक ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसे एमिल बर्लिनर ने 1877 में विकसित किया था। इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विकसित करने के लिए किया गया था, सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। दस्तावेज को प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम क्या है। तो एक प्रमुख कदम क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी बी एंड सी, यानी टू सेट पेपर सेटिंग्स टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी पेपर सेटिंग सेट करना और डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग करके चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। तो जैसे F1 का यूज किसके लिए करते हैं, F1 का हेल्प के लिए करते हैं। F2 का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कोई भी परिवर्तन करना हो, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। तो बस इसको याद रखिएगा, आइटम का नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा या सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, F2। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट देने के लिए फाइल मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फाइल मेन्यू। चलिए अगला प्रश्न है, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। तो भैया माउस है, मुद्रक है, प्रिंटर है, स्कैनर है, लेकिन मदरबोर्ड नहीं है। मदरबोर्ड तो अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशों का संग्रह है, क्या है, प्रोग्राम क्या है, निर्देशों का संग्रह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम, जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। तो सीपीयू द्वारा कौन सा कार्य निष्पादित नहीं किया जाता है। तो भैया निर्देश व्याख्या नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निर्देश व्याख्या नहीं करते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है, क्या काम करता है। तो कैश स्मृति एक बफर के रूप में काम करता है। तो एक एक प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर है, डैश एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जिससे यह ऑन होता है और तब तक जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले लेते हैं। तो इसे कहते हैं बायोस कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, बायोस कहते हैं। बायोस इज स्टैंड्स फॉर, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। 34 नंबर, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एलयू का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसको दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच बायोस करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पूरे हार्डवेयर की जांच करता है कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। फर्मवेयर कोटि जो है यह बायोस को सबसे ज़्यादा परिभाषित करती है। 37 नंबर का एलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। एलयू का पूर्ण होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 38 नंबर पर चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। बायोस की भूमिका का वर्णन क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक प्रोग्राम है,
बायोस क्या है? बायोस एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित, रोम से एग्जीक्यूट होता है तथा कंप्यूटर चालू करता है। ठीक है, बायोस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर को बूट करने में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 39 नंबर पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रह प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संसाधक के आंतरिक डेटा बेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, वो होता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है, वर्ड लेंथ। चलिए 40 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे चलते हैं। इकतालीस नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ऐसा कौन करता है? स्कैनर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, स्कैनर। चलिए 42 नंबर पर चलते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि अंडू फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है? तो कुछ शॉर्टकट की है बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट होता है। क्या होता है? आल सेलेक्ट। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है और कंट्रोल जेड से अंडू होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीबोर्ड की क्वेरिटी शैली किस विधि का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 44 नंबर की तरफ। 44 नंबर है, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो यह ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के लिए किया जाता है, यानी OMR के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी व विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इसमें कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो भैया डॉट मैट्रिक्स गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? यह फैक्स मशीन करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फैक्स मशीन। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो भैया इनपुट डिवाइस का उदाहरण हमसे पूछ रहा है, तो कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, लेकिन प्रिंटर इनपुट यहाँ पर नहीं है, यह आउटपुट है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो भैया इनपुट डिवाइस यहाँ पर कौन सा नहीं है? प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 49 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? यह इनपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, अगर आपने अभी तक यूपी जीके की ई बुक अभी तक परचेज नहीं किया है तो आज ही इस ई बुक को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, VP और GTA स्टेनोग्राफर और तमाम एग्ज़ाम लगे हुए हैं, सभी के लिए यह बिल्कुल यूनिक बुक बनाई गई है। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल कंप्लीट ई बुक है। टोटल 234 पेज की यूपी जीके है, 44 पेज की करंट अफेयर है। ठीक है, तो बिल्कुल 10-20 पेज का नोट नहीं है, आप बिल्कुल फुल नोट है, कंप्लीट नोट है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है? जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है। ठीक है, और एक जरूरी सूचना है, संपूर्ण करंट अफेयर का भी ई बुक लॉन्च हो गया है और इसकी प्राइस की बात करें 49 रुपीज़ की प्राइस है। बाकी अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो एक बार इसी नंबर पर, ठीक है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए और लिखिए आप संपूर्ण करंट अफेयर डेमो, तुरंत आपको इसका डेमो मिल जाएगा। और एक कंप्यूटर की बुक है जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, पहले टॉपिक वाइज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद PYQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं जो आपको कहीं भी भटकना नहीं है। तो चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह इनपुट डिवाइस है। 15 नंबर का है, कीबोर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की कुंजी होती है? तो यह 26 वर्णमालाओं की कुंजी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो भैया प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है या हार्ड डिस्क ड्राइव होती है? क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD होती है। 52 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? चलिए, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है? ना ना ना, ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि रैम में क्या होता है, जब आप काम करते हैं रैम में चीज़ें रहती हैं, जैसे बिजली कट गई या कुछ हो गया, आपका डेटा तुरंत डिलीट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डेटा को सेव कर दिए, उसके बाद कंप्यूटर को ऑफ करिए, आपका डेटा एज इट इज पड़ा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा है? 52 नंबर। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 53 नंबर है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है? सबसे तेज और महंगा है कैश। क्या है भैया? सबसे महंगा है कैश। अगला क्वेश्चन है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है? या DRAM की आवश्यकता होती है? किसकी? DRAM की आवश्यकता होती है। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाता है? या DRAM में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेन या मुख्य मेमोरी की विशेषता है? तो यहाँ पर हमने बताया था, कल क्वेश्चन आपको करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों हो जाएगा। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 55 का सी, 55 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी क्वेश्चन ITI नोटिस में पूछा गया है, तो एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में जरूर इसको शेयर करें। एसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। नेक्स्ट है, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल 15 GB स्टोरेज प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक गूगल अकाउंट में 15 GB फ्री स्टोरेज रहता है, जिसे गूगल ड्राइव, जीमेल था गूगल फोटो द्वारा आपस में साझा किया जाता है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो भैया ब्लॉक डिवाइस कौन सा इनमें से नहीं है? तो रैम ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। तो रैम एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, डैश को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश किया जाता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसे भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SRAM। चलिए नेक्स्ट वन है, 59 तक हो गया, 59। अब चलते हैं 60 नंबर पर। कह रहा है कि ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की परास क्या होती है? तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 GB से 16 GB होता है। क्या होता है? 4 GB से 16 GB रेंज में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आलिया के पास 2600 मेगावाट डेटा है, दिनेश के पास 4000 मेगा डेटा है। इन दोनों का डेटा का संचयन जो है करने पर USB का फ्लैश ड्राइव में डाला जाता है, तो क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10 GB। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? अर्धचालकों पर आधारित नहीं है, तो द्वितीयक मेमोरी अर्धचालकों पर आधारित नहीं है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी
कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी है, लेकिन द्वितीयक मेमोरी यह नहीं है। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? 1024 किलो बाइट के बराबर होता है, 1024 केबी के बराबर होता है। चलिए, 1 मेगाबाइट बराबर कितने किलो बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1024। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? 1024। चलिए, 66 हो गया। 67 नंबर की तरफ चलते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कह रहा है कि कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। किसी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, प्रोसेसिंग इकाई के प्रोसेस हेतु इनपुट डेटा एवं निर्देश चाहिए होता है। तो कह रहा है कि एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 68 नंबर हो गया। अब चलते हैं 69 नंबर पर, 69 नंबर पर। 69 कहाँ चला गया भाई? चलिए, यहाँ पर है। कह रहा है कि कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? रैम को अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। चलिए, 70 नंबर क्वेश्चन है। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो चलिए, 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा कहा जाता है। इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश शब्द कैश डेटा ही होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक संग्रह क्षमता टेराबाइट की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टेराबाइट। अगला प्रश्न है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, जब कोई मोबाइल बनता है उसी समय उस सॉफ्टवेयर को इंक्लूड कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है रोम कहा जाता है। तो रोम में परमानेंट मेमोरी इंक्लूड रहती है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो सीडी रोम हार्डवेयर है। क्या है? सीडी रोम हार्डवेयर है। चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडार होता है? तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी के रूप में भंडारित होती है। किस रूप में? बाइनरी के रूप में भंडारित होती है। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा दर्शाया जाता है। तो सीडी रोम के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? यह ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। क्या? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी रोम के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। चलिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर का है। कह रहा है कि सबसे कम एक्सेस टाइम किस मेमोरी का होता है? कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। 77 नंबर, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। डिस्क स्पेस बार। चलिए, 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 78 नंबर है। चलिए, 78 नंबर कहाँ गया मेरे दोस्त? 78। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है डेटा प्रतिनिधि और संख्या प्रणाली। तो बाइनरी संख्या दशमलव में 147। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, देखिए इस प्रकार आएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100101111। चलिए, अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहा जाता है, बाइनरी संख्या प्रणाली को और क्या कहा जाता है? बेस 2 संख्या प्रणाली कहा जाता है। बेस 2 संख्या प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट वन है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या है। क्या है? 2 है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
81 नंबर का है, कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो भैया यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, खाली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 0, क्योंकि 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विआधारी सक्रिय बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा? तो सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पर मालूम हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अव्यवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है भैया? ऑप्शन नंबर 87 का क्या होगा? 87 का सी हो जाएगा, डेडलॉक कहलाती है। अगर 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा प्रोसेसिंग भाषा नहीं है? तो भैया कोबोल है, पास्कल है, फोर्ट्रान, लैटिन, लोटस नहीं है। चलिए कह रहा है कि 89 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज के द्वारा किया जाता है। और कह रहा है कि यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ते हैं, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं? तो मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज के द्वारा करते हैं, और यह क्लॉक स्पीड में होता है। ठीक है, क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करता है। 90, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भैया कर्नेल के बारे में डी वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन पहला पढ़ते हैं आखिर है क्या। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित उपयोज्यताओं यूटिलिटीज का समन्वय करता है। यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है। यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। तो ज़बरदस्त यहाँ पर है, इसको आप इसको रट लीजिए, और जब इसको अच्छे से याद रखेंगे तो कहीं भी क्वेश्चन आए आप गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यह एक ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच अंतराफल उपलब्ध करता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलते हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश भाषा नहीं है? तो भैया यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो पर्ल, रूबी, पाइथन ये सभी हैं, लेकिन सी नहीं है। क्या है भैया? सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं C++ हैं, सी ऑब्जेक्टिव सी है, सी हैज है, लेकिन कनिष्ठ यहाँ पर @ नहीं है। अगला प्रश्न है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्राम लैंग्वेज है जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो यह एडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एडा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूर्ण रूप है, अच्छे से याद रखिएगा। कोबोल का पूर्ण रूप कई बार पूछा है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। और कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग है? तो यह व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। चलिए कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और 91 नंबर का क्वेश्चन है, 91 नंबर का कंपाइलर। कंपाइलर यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, या पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर क्या है, यह एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। इतने पॉइंट को याद रखिएगा तो कोई भी गलती नहीं होगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर का है, कह रहे हैं कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। आखिर फोर्ट्रान का पूर्ण रूप क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। फोर्ट्रान का पूर्ण फार्मूला ट्रांसलेशन है और जिसका विकास 1950 में JW बेकस के द्वारा किया गया था। अगला 97 नंबर का, कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है। तो यहाँ पर आप लास्ट में ध्यान से पढ़ा करिए कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी यहाँ पर फोर्ट्रान जो है फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2 प्रश्न और हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें कौन सा वायरस एक प्रकार का नहीं है। तो भैया बूट सेक्टर वायरस होता है, फाइल वायरस होता है, सिस्टम वायरस होता है, लेकिन डिस्क वायरस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिस्क वायरस नहीं होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने फटाफट टॉप 100 क्वेश्चन को कवर किया जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इतना क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिए। ये आज के लिए इतना ही, और ये चौथा वीडियो है। इसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएगी और पूरी तरह से जो यूपी SSS में आज तक 2015 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। और अगर पूरी तरह से इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि यह आपको जो यहाँ पर करवा रहे हैं ना टोटल ई बुक से लिया गया है, तो ई बुक में भी इसका कलेक्शन है। तो ई बुक में इसका कलेक्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको लिखना ना पड़े, नोट्स ना बनाना पड़े, और आप कंप्यूटर में आपको डर लगता है, समस्या होती है, तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतरीन एक धार दीजिए, ताकि इस बार जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO जो भी आप बनना चाहते हैं उसमें आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। ठीक है, यही मेरी ईश्वर से कामना है। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।